Hush. Hush. Good morning, पार्ट स्टूडेंट्स। हल पर ये CL क्लार्क लियोनार्ड हल पर ये दूसरा क्लास है और ये न्यू बिहेवियरिस्ट थी। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को सारी चीज़ें बताई थी। अभी आप लोग ये इसके आगे की बात जो पिछले क्लास में मैंने की, इससे आगे की बात अब करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था कि सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर दिया हल ने और उसके अनुसार SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स पर ही उनका भी इंसिस्ट करना था, एम्फेसिस कर रहे थे वो। और उनके अनुसार वातावरण में कोई उद्दीपन देता है, वातावरण हमें कोई उद्दीपन देता है और जो वस्तुनिष्ठ और प्रेक्षणीय यानी ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेबल होता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कही। और इस उद्दीपन के प्रभाव से प्राणी एक अनुक्रिया करता है और वो रिस्पॉन्स अनुक्रिया भी प्रेडिक्टेबल होती है, प्रेक्षणीय होती है, ऑब्जर्वेबल होती है। यानी उन्होंने प्योर ऑब्जेक्टिविटी यानी प्योर व्यवहारवादी विचारों को अपनाया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उन्होंने स्टिमुलस और अनुक्रिया के बीच बहुत सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल हाइपोथेटिकल इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की बात की और उनको स्वीकारा। हाइपोथेटिकल इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को उन्होंने निर्धारक माना। किस चीज़ का? अनुक्रिया का संबंध, स्टिमुलस और अनुक्रिया के बीच संबंध, जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच का संबंध स्थापित करने वाला निर्धारक माना और बहुत सारे माना। हाइपोथेटिकल इंटरवीन टॉलमैन ने सिर्फ 5 माना था, SPHTA, यही स्टिमुलस, यही 5 माने थे। मैंने टॉलमैन की क्लासेस में आपको बताया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अनगिनत माना और हाइपोथेटिकल माना। ये नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड कि यही एक इंटरवीनिंग वेरिएबल इसमें आएगा, ऐसी बात नहीं करी उन्होंने। और इसी पर उनके आगे की जो बातें थी वो उन्होंने इन मध्यवर्ती चरों को इन मध्यवर्ती इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को से संबंधित 17 पोस्टुलेट्स अभिधारणाओं का प्रतिपादन किया और प्रत्येक अभिधारणा से एक कोरोलरी, जिसको उपपरिणाम, कोरोलरी यानी उपपरिणाम अथवा उपनिगमन भी निकाला। उन्होंने ऐसा किया कि उपनिगमन भी उन्होंने निकाला। हल ने बहुत सारे हाइपोथेसिस पर, परिकल्पना पर आधारित अपने विचारों को रखा। और हल के व्यवहार सिद्धांत में परिकल्पनाओं और उससे संबंधित डिडक्शंस या उपनिगमन जिसको कहते हैं, उपनिगमनों पर बल दिया गया। इसी कारण उनके तंत्र को परिकल्पना निगमनिक कहा गया। परिकल्पना निगमनिक, जिसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव कहते हैं, तंत्र भी कहा गया। अप्रेक्षणीय परिकल्पनाओं को स्वीकार करने के बावजूद हल की वस्तुनिष्ठता से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि हम कुछ भी लेंगे तो हम किसी भी तरह की बात करें, लेकिन इसमें हमारा ऑब्जेक्टिविटी पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने इतने ऊंचे स्तर की वस्तुनिष्ठता की बात की। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए ये प्रस्ताव किया कि प्राणी को आत्मनिर्भर सेल्फ मेंटेनिंग रोबोट माना जाए। सेल्फ मेंटेनिंग रोबोट
ये नहीं है कि आदमी को कोई कंट्रोल करे या कुछ नहीं, अपने आप को ऐसा ट्रेंड करना चाहिए कि वो जस्ट लाइक अ रोबोट, इतने बजे ट्रेनिंग कर, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे, यानी इस तरह से शेड्यूल को फॉलो किया जाना चाहिए कि आदमी सेल्फ मेंटेनिंग रोबोट की तरह हो जाए। तो ये चीज़ उन्होंने इतने ज़्यादा हाई इस पर स्पष्ट है कि हल ने अपने विचारों में यंत्रवाद, मैकेनिज्म, यंत्रवाद और प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, दो फैक्टर्स हैं उनके, यंत्रवाद और पॉजिटिविज्म को अपने व्यवहार में बहुत अधिकतम उछाला, और जो व्यवहारवाद के मुख्य लक्षण है। यही चीज़ प्रस्ताव कर रहे थे वाटसन भी, लेकिन वो उस हद तक नहीं गए, मैकेनिस्टिक नहीं हुए। और यही चीज़ टॉलमैन ने, स्किनर ने भी कही, और उन्होंने जो अपना वेल्डन जो सोसाइटी की बात करी उसमें भी इसी मैकेनिस्टिक अप्रोच की बात की गई थी। आप पीछे के क्लासेस को देखें, हिस्ट्री में कभी भी हम जब तक पीछे पलट के नहीं देखेंगे हम आगे की बातों को समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने पॉजिटिविज्म और मैकेनिज्म को बहुत अंतिम हद तक उछाला, जो कि व्यवहारवाद के मुख्य लक्षण थे। इसीलिए हल को बहुत अधिक बहुत ही न्यू बिहेवियरिस्ट होते हुए भी वो व्यवहारवाद के बहुत बड़े प्रचारक सिद्ध हुए। हल ने तो यहाँ तक दावा किया कि व्यवहार की व्याख्या उतनी ही यांत्रिक होनी चाहिए जितनी भौतिकी के किसी विषय की, यानी फिजिक्स के किसी मैटर की जितनी व्याख्या होनी चाहिए, उतनी ही, जितनी मैकेनिकल होनी चाहिए, उतना ही हमको ह्यूमन बिहेवियर की भी व्याख्या उतनी ही मैकेनिस्टिक होनी चाहिए। ये उन्होंने दावा किया। चलिए, यहाँ तक बात आ गई। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम आपके साथ हैं। वैसे मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, और अंत में जब मैं कंक्लूजन करूँगी तो आपको ये बात मैं फिर से सारी चीज़ों का रिवीजन लास्ट क्लास में मैं कर दूँगी। चलिए, हल ने अपने मेथोडोलॉजी में इस विषय पर भी बल दिया कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए केवल मैकेनिस्टिक अवकरण, रिडक्शनिस्टिक, मैकेनिस्टिक एंड रिडक्शनिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव ही नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहारों का वर्णन मैथमेटिक्स द्वारा के शब्दों में भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स के शब्दों में भी होना चाहिए। वो देकार्ते से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इस तरह की बातों को वो हमेशा कहते रहते थे। तो और उन्होंने इसका प्रयास भी किया, ये नहीं है कि सिर्फ कह के रह गए, उन्होंने इसका प्रयास भी किया और करके भी दिखाया। तो होना चाहिए, अर्थात तो व्यवहारों का क्वांटिफिकेशन होना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा, तो कितनी चीज़ों को उन्होंने अपने इसमें रखा कि मैकेनिस्टिक होना चाहिए, रिडक्शनिस्टिक होना चाहिए। रिडक्शनिस्टिक की हिंदी होती है अवकरणवादी। तो उन्होंने अपने सारे 3 तरह के मैकेनिस्टिक यानी यंत्रवाद, और रिडक्शनिस्टिक जिसको हिंदी में अवकरणवादी कहते हैं, हाँ, रिडक्शनिस्टिक, और ऑब्जेक्टिव, इतना ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसको मैथमेटिकल भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स भी उसमें आना चाहिए, ताकि व्यवहारों का क्वांटिफिकेशन किया जाए कि आपने कितने व्यवहार किस तरह से किए, तो एप्रोप्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैकेनिस्टिक ही नहीं, क्वांटिफिकेशन होना चाहिए। व्यवहारवाद के इतिहास में हल ने पहली बार व्यवहार के मात्रात्मक वर्णन का प्रस्ताव किया, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन का प्रस्ताव किया। किसने? सबसे पहली बार हल ने ही किया था कि हम सिर्फ उसको मैकेनिस्टिक नहीं बनाए, रिडक्शनिस्टिक नहीं बनाए, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए, बल्कि उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी हमारे बिहेवियर्स का होना चाहिए। ये एक अनुपम विचार था जो सबसे पहले क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर करने की बात जो है वो हल ने ही की थी। हल ने ही इसका प्रस्ताव किया। हल ने अपने व्यवहारवाद में कम से कम 4 विधियों को मान्यता दी। 4 विधियों को उन्होंने मान्यता दी। पहली
सिंपल ऑब्जर्वेशन। पहला जो था उनका सिंपल ऑब्जर्व, बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 विधियों को मान्यता अपने व्यवहारवाद में उन्होंने दी थी। पहला सिंपल ऑब्जर्वेशन, दूसरा सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित ऑब्जर्वेशन, जो अवलोकन। और तीसरा था एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और चौथा था हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। तो ये 4 फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। पहला उन्होंने कहा कि सिंपल ऑब्जर्वेशन, दूसरा उन्होंने सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात की, तीसरा एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहा, एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहा, चौथा उन्होंने हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड की बात की। तो इन्हीं पर परिकल्पनात्मक निगमन विधि हल की विशिष्ट विधि कहलाई। ये जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड है वो हल का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड और बहुत स्पेशल विधि के रूप में इसको माना गया, बहुत ही स्पेशल इस विधि को माना गया। तो इससे आप लोग बहुत आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, हर पैराग्राफ का अलग अलग। और अगले इस क्लास में जब हम आप लोगों को क्लास इसका देंगे तो हम सबका कंक्लूजन भी कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा मेनली हल के लिए देखनी चाहिए। और इस विधि में जो उनकी स्पेशल विधि मानी गई, कौन सी? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। ये उनकी स्पेशल विधि थी और काल्पनिक विधि जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया कि अनुमानों के आधार पर हम इंडक्शन अनुमान लगाएं। अब अनुमानों के आधार पर कुछ अभिधारणाएं भी बनाई उन्होंने, और जिनसे कुछ ऐसे डिडक्टिव निष्कर्ष निकाले जाएं, ये प्रस्ताव था उनका, जिनकी प्रयोगात्मक जांच संभव हो सके, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली जांच सकें और ये संभव रहे हर स्थिति में। क्योंकि एक्सपेरिमेंट तभी कामयाब होता है जब हम किसी भी कंडीशन में उस पर एक्सपेरिमेंट करें तो उसके रिजल्ट्स जो हैं एज इट इज आना चाहिए। जैसे कि हम पानी को जब भी मॉलिक्यूल्स में अलग करेंगे तो H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन को 1, तो पानी बनेगा। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे निगमन भी हमको करनी चाहिए कि जिनका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर सकें और जिनकी प्रयोगात्मक जांच संभव हो। यदि प्रयोगों में किसी निगमनिक निष्कर्ष की संपुष्टि हो जाए तो उसे मुख्य विज्ञान में समेट लिया जाए, और अगर जिसका वेरिफिकेशन नहीं हो तो उसको साइंस से बाहर कीजिए, और जिसका वेरिफिकेशन हो जाए, हाइपोथेटिकल जो निगमन हमने किया है, अनुमान लगाया है, उसका अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर उसको हम लोग अपने प्योर साइंस के अंदर रख लें, समेट लिया जाए, और यदि संपुष्टि नहीं हो तो उसे रद्द कर दिया जाए। ये तो मैंने पहले ही आपसे कहा। हल के अनुसार ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से ही मनोविज्ञान दूसरे प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में या पंक्ति में खड़ा हो सकता है। ये हल का मानना था कि हम ऐसे अनुमान लगाएं जिसकी संपुष्टि प्रयोगों के माध्यम से हो जाए, और जिसकी संपुष्टि प्रयोगों के माध्यम से हो जाए उसको हम समेट लें अपने साइकोलॉजी के अंदर, और जिसकी नहीं हो उसको रद्द कर दें, ताकि साइकोलॉजी को एक प्योर साइंस की पंक्ति में या श्रेणी में खड़ा किया जा सके। यहाँ तक की बात आ गई। अब इसके आगे जो है हल के विचार में विकासवाद, इवोल्यूशनिज्म, और संक्रियावाद, फंक्शनलिज्म की गहरी छाप है। वो 2 चीज़ों को बहुत गहरे ढंग से मानते हैं। एक तो इवोल्यूशनिज्म, आपको मैंने कई बार अपने क्लासेस में बताया कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, विकासवाद का नियम सर डार्विन ने दिया था। 1860 से लेकर 69 के बीच उनकी ये थ्योरी आई, और उसमें उन्होंने कहा यूनिसेलर अमीबा से लेके मल्टीसेलर मैन तक को उन्होंने एक स्केल पर सजा दिया। तो इस विकासवाद का प्रभाव, जो इसको विकासवाद का नियम कहते हैं, और सबसे ऊपर मनुष्य है, उसके पीछे बंदर है, और सबसे नीचे अमीबा है, और इसके एक
चेन उन्होंने बना दिया सभी, और कहा कि जैसे जैसे विकसित होता गया प्राणी वैसे वैसे उसकी उच्चतर उसकी क्रियाएं जो हैं, उसके जो कोशिकाएं हैं, ये जो उन्होंने विकासवाद का नियम दिया, इसका जो मुख्य आधार था वो था ब्लड केमिस्ट्री, जो हमारे ब्लड रक्त है, और कोशिकाओं की बनावट, संख्या, बनावट, फंक्शंस, इसके आधार पर। तो इसी आधार पर विकासवाद का नियम, तो हल के विचारों पर विकासवाद के नियम का बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। और फंक्शनलिज्म का, संक्रियावाद जिसको कहते हैं, उसकी गहरी छाप है। उनका सामान्य विश्वास है कि प्राणी के व्यवहार उसे वातावरण के साथ अभियोजित होने में या समायोजित कराते हैं और अस्तित्व की रक्षा कराते हैं। क्या मानना था कि उसके व्यवहार ही जो है, प्राणी के व्यवहार ही जो है उसके वातावरण के साथ उसको अभियोजित करते हैं या समायोजित करते हैं, और वातावरण के साथ समायोजित करते हैं, और साथ ही साथ जब एडजस्टमेंट हो जाता है तो उसका अस्तित्व भी बना रहता है। अगर हम समायोजित नहीं होते हैं तो हम एडजस्टमेंट नहीं हो सकता हमारा। अभी जैसे हम लोग घर से क्लास ले रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस, किस चीज़ से? वी आर सेविंग अवर सेल्फ, स्टे एट होम एंड सेव योर सेल्फ, ये अभी स्लोगन चल रहा है ड्यूरिंग द कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से। ये क्लासेस भी जो हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहे हैं, इसकी वजह यही है। क्या है कि अभी हम सर्वाइवल ही हमारा तभी है जब हम फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ ये प्रॉब्लम है कि मैन टू मैन ट्रांसमिट होता है। तो हम जितनी दूरी बना के रखें, 6 फुट की दूरी बनाने के लिए कहते हैं, और ये संक्रमित हो जाता है आदमी, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। इस वजह से ये क्लासेस का स्कोप बना है। क्या चीज़ है? हमारा अभियोजन अभी इस नए वायरस के साथ नहीं हो सका। अभियोजन कब होगा? जब इसका वैक्सीन बनेगा, जब इसकी दवाएं बनेंगी, और जब इसके एंटीडोट्स आ जाएंगे, तो हम लोग उसका बॉडी में हम लोग उसको लेंगे, फिर हमारी बॉडी। तो इस बीच जो लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, या तो उससे फिर बहुत स्ट्रांग होकर बाहर निकल रहे हैं, या नहीं तो उनका समाप्ति हो जा रही है, वो इस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ जो है, यही चीज़ विकासवाद का नियम कहता है कि इन्वायरमेंट के साथ जो भी प्राणी सर्वाइवल फिट नहीं बैठता है, वो वाइटल इंस्टिंक्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो हमको सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की बात डार्विन ने की थी अपने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, और यही चीज़ छाप छोड़ती है हल के ऊपर कि जिस व्यवहार के द्वारा, व्यवहार का एक लंबा रेंज है, जिस व्यवहार के द्वारा हम अपने समाज से, हम अपने वातावरण के साथ अभियोजित हो जाते हैं, तो वही हमारी रक्षा भी करता है और वही हमको समायोजित भी करता है। तो ये थोड़ा लंबी बात हो रही है, तो समायोजित भी कराता है। जैसे जब प्राणी, उनके अनुसार जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की आवश्यकता होती, जैसे भोजन, पानी आदि का अभाव अथवा वंचना, डिप्राइवेशन जब होता है, वंचना जिसको कहते हैं डिप्राइवेशन होता है, तो उसमें एक नीड उत्पन्न होता है, नीड, ज़रूरत, आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह ऐसी क्रियाएं करने लगता है जिनसे उस आवश्यकता की पूर्ति होती है। जब भूख लगती है तो चलें किचन में ज़रा देखा जाए क्या खाना है, क्या पीना है। तो ये जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बायोलॉजिकल मोटिव भी जिसको कहते हैं, ये जब हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। और जब इस तरह की क्रियाएं और ऐसे व्यवहार हम करते हैं तो हमारा रिडक्शन ऑफ नीड भी होता है। नीड रिडक्शन होता है, यानी हम खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम पानी भी पी लेते हैं। तो जब पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है, खाना खाते हैं तो भूख मिटती है। ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। तो हल का यही कहना है कि अगर हमारे अंदर कोई, उनके अनुसार कि कोई डिप्राइवेशन हमारे अंदर होता है, तो हम उसके हिसाब से अपनी, प्लीज़ आई कैन, तो डिप्राइवेशन माने किसी चीज़ का घट जाना, वंचना हो जाना। तो जब पानी घटता है या खाना घटता है तो हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो
हम ऐसी क्रियाएं उत्पन्न करते हैं जिससे नीड रिडक्शन, यही आवश्यकता अवकरण हल के शब्दों में रीइंफोर्समेंट है। जब कोई नीड मोटिव हमारे यहाँ तो डेवलप होती है तो हम उसके लिए क्रियाएं करना शुरू करते हैं, और क्रियाएं जब हम करते हैं तो हमारा नीड रिडक्शन होता है। और नीड रिडक्शन के लिए जो चीज़ें हमको मिलती हैं, जैसे पानी, अभी मैंने आपसे पूछ के पानी पिया, तो ये पानी पीने का मतलब हुआ कि हमारा जो हंगर था, जो मैं इतनी देर से जो बोल रही हूँ, उसमें जो हमारे थ्रोट के जो प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो गए। दैट इज दिस वाटर इज नाउ रीइंफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू हल। यही पानी जो है हल की के नज़रों में यही रीइंफोर्समेंट है। तो रीइंफोर्समेंट हमको प्राप्त हो जाता है। उन्होंने इसी को रीइंफोर्समेंट कहा, जो अनुक्रियाओं को शक्ति प्रदान करता है और जो रिस्पॉन्सेस को पावर देता है, शक्ति प्रदान करता है। हल ने इस बात को माना। और दूसरे शब्दों में आवश्यकता अथवा ड्राइव एक प्रकार का स्टिमुलस भी है। आवश्यकता जो भी हमारी नीड है, एनी चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। स्टिमुलस को मैंने कई बार आप लोगों को समझाया कि स्टिमुलस क्या चीज़ है। एनी चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड स्टिमुलस। और इन्वायरमेंट क्या है? देयर इज टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। एक जो हमारे शरीर के अंदर है, जिसमें हमारे बेसिक नीड्स आते हैं, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स, ये इंटरनल इन्वायरमेंट का डिमांड है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का डिमांड जो है, वहाँ से भी कुछ फर्क आता है। जैसे हम इंसेंटिव लेते हैं, या जिसको रीइंफोर्समेंट कहा गया, खाना पीना, इसको सेटिस्फाई करने के लिए। और जितने भी तरह की, अभी बारिश होने लगे तो एक अलग तरह का है, गर्मी लगे तो एसी चलेगा। तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिसके चारों तरफ तो दो तरह के इन्वायरमेंट्स हैं, इन दोनों को जब तक हम बैलेंस नहीं करते हैं, कोई भी आदमी एडजस्ट नहीं कर सकता। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की बात भी यही है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपैटिबल होना चाहिए, तभी कोई सर्वाइव करता है। तो हल ने कहा कि, हल ने इसी बात दूसरे शब्दों में कहा कि यही जो ड्राइव है, यही जो नीड है, यही जो मोटिव है, यही जो है स्टिमुलस कहलाता है, जो क्रियाएं उत्पन्न कराता है। स्टिमुलस की एक स्टिमुलस ना आए तो हम क्रिया करेंगे ही नहीं। जब भी ये स्टिमुलस यानी एनी चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन और कुछ भी हो तो हम क्रिया नहीं करेंगे। अगर कोई ज़रूरत ही नहीं है तो काम क्यों करेगा? कोई आराम से पड़ा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ है। प्रणोदन से उत्पन्न क्रियाओं में कोई निश्चित दिशा नहीं होती। हम रैंडमली वर्क करते हैं। पहले जाके फ्रिज में देखते हैं कि कुछ खाना है कि नहीं है, अगर भूख लगी है तो। और मैंने इधर उधर देखा कि पानी की बोतल है कि नहीं, मगर मेरी फेवरेट बोतल ब्रास की यहाँ पे है, जिससे मैं डायरेक्ट पानी पीती हूँ, इसको कोई छूटा नहीं। तो ये जो है, हम लोग अनिश्चित क्रियाएं, अनियमित क्रियाएं करने लगते हैं। और जब प्रणोदन जन्य क्रिया से कोई आवश्यकता तृप्त हो जाती है तो उस क्रिया को एक दिशा मिल जाती है। अगर फ्रिज में खाना मिल जाता है तो फिर हम प्लेट में निकालेंगे, माइक्रोवेव पे गर्म करेंगे, नहीं तो चूल्हे पे गर्म करेंगे और खा लेंगे। That's all। नहीं है तो फिर हम कुछ पकाएंगे। तो हम रैंडम क्रियाएं करते हैं और उससे हम अपने ड्राइव को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, अब हल ने अपना जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, उनके सिद्धांत का क्या नाम था? बताइए उनके सिद्धांत का नाम। आदत हो गई है पूछने की क्लास में, लेकिन हम आपकी तरफ से कोई जवाब तो आ नहीं सकता है क्योंकि आप तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो इसमें सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर उनका था। सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर या प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर में रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये दो चीज़, सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग उन्होंने दिया था। तो अब इस पर हम लोग बात करेंगे आगे कि उन्होंने क्या कहा। हल ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार के ड्राइव्स को स्वीकारा। आज हम थोड़ा ही सा और आगे बढ़ेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो होता जा रहा है, 23 मिनट 24 मिनट का हो गया है। एक प्राइमरी ड्राइव और दूसरा सेकेंडरी ड्राइव। प्राइमरी ड्राइव एंड सेकेंडरी ड्राइव। तो प्राइमरी ड्राइव का संबंध जैविक स्वरूप से है, बायोलॉजिकल नीड्स से, और ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से होता है जिनकी तृप्ति सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर हम बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाएं, पानी नहीं पिए, तो हमारा सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है। भूख, प्यास
सेक्स, ये 3 जो है वो बायोलॉजिकल नीड्स है। इसको 2 तरह के, अपनी थ्योरी में भी उन्होंने 2 तरह के प्रणोदन को माना। एक प्राइमरी में इन्हीं तीनों को रखा, भूख, प्यास और सेक्स को, और प्राथमिक प्रणोदन है और जिन्हें सीखा नहीं जाता है, ये इनेट होते हैं। और होते हैं द्वितीयक, जो दूसरा सेकेंडरी उन्होंने माना, इसके अंतर्गत सीखे हुए प्रणोदनों को रखा जो लर्नड होते हैं, अक्वायर्ड, डिराइव, अक्वायर्ड, पहला इनेट, दूसरा अक्वायर्ड। तो इस पे अब आगे हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि नाउ इट इज़ टू लॉन्ग टू, काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो ड्राइव पर आके हमने बात यहाँ पे अपनी ख़त्म कर दी है, और यहीं से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।